शिक्षा संवाद, ये जितनी भी सारी समस्याएं अभी बताई गई हैं उन सबका समाधान शिक्षा है। और शिक्षा यदि है तो संवाद उसका एक जरिया है। संवाद होना ही चाहिए और संवाद करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कोई बात पहुंचानी है या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई बात पहुंचानी है तो आपको संवाद करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जब विश्व युद्ध हुए तो खूब हथियार चले, सारी चीज़ें हुई, लेकिन समाधान संवाद से ही निकला। लोग फिर आपस में बैठे, कोई भी झगड़ा होता है भले ही कोर्ट में ही चल रहा हो, संवाद ही होता है। तो संवाद बहुत ज़रूरी है। संवाद मेरा आप सबसे निवेदन है, कोई भी बात है तो संवाद के जरिए उसका हमेशा समाधान होता है। संवाद करते रहना चाहिए। तो संवाद की इसलिए आवश्यकता, और शिक्षा तो सबके लिए आवश्यकता है, तो शिक्षा संवाद जरूरी है। अब जिस कालखंड में हम आज खड़े हैं वहाँ पर गुरुकुल की शिक्षा पद्धति एक तरीके से बहुत ही ऐसी अवस्था में है, मतलब जिसको हम कहते हैं ना, एक परम वैभव की अवस्था रही होगी जब भारत में हर जगह गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति। आज ऐसा नहीं है। योगेश जी भी बात कर रहे थे कि कुछ ही जगहों पर गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था चल रही, तो बहुत अच्छा स्तर हम उसको नहीं कहेंगे। इतना बड़ा देश और कुछ ही सीमित मात्रा में गुरुकुल, तो गुरुकुल की आवश्यकता है, इस बात को हम वो नहीं कर सकते। तो कारण क्या रहा होगा, तो मैं सुबह सोच रहा था, तो 3 तरीके से हमारा इतिहास लिखा गया है जो आजकल पढ़ाया जाता है। उसमें एक तो एंशिएंट हिस्ट्री ऐसा हम कहते हैं कि प्राचीन इतिहास है, ठीक। दूसरा फिर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं। फिर अंत में हम कहते हैं आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास। और ये लिखने वाले कौन लोग हैं? हमारी परंपरा में तो सारी चीज़ें सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला है, सारी चीज़ें सबके लिए खुली रहती थी। तो प्राचीन भारत का इतिहास वो भी अपने लोगों ने नहीं लिखा, और जिन लोगों ने वो लिखा है वो भी सब, उसमें किसी भी अच्छी व्यवस्था, भारत के गुरुकुल सिस्टम, इसकी कोई चर्चा नहीं। मध्यकालीन इतिहास तो आक्रांताओं के गुणगान पर लिखा गया, मुगल वाला पीरियड है उस पर लिखा गया। और आधुनिक जो उसमें ब्रिटिशर्स की वाहवाही है ज़्यादातर, अगर हम समझ सकते हैं। तो हमारा इतिहास लिखा ही कहाँ गया है? जो भारत का प्राचीन दर्शन है, जो ऋषि परंपरा है, उसका सही इतिहास का आकलन कभी हुआ ही नहीं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हिस्टीरियोग्राफी है, जो इतिहास लेखन, एक इतिहास की एक शाखा है इतिहास लेखन, हिस्टीरियोग्राफी, उसको निरपेक्ष होना चाहिए था। लेकिन झंझट ये है कि इतिहास जितने लोगों ने लिखा वो सब जो जीतने वाले लोग थे उन्होंने लिखा है, एक तरीके से जिनकी जीत हुई या जिन्होंने समाज पर या राष्ट्र पर शासन किया, तो वो अपनी अपनी बातें लिखेंगे। उन्होंने सबने अपनी अपनी बातें लिखी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो वो परंपरा है उसका सही आकलन, सही बात, इतिहास एक संवाद का माध्यम था, वो बन नहीं पाया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के लिए, क्योंकि जो बातें पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचनी चाहिए थी वैदिक समय से अब तक, वो ठीक से पहुंची नहीं। और कहीं ना कहीं उसका आप अंदाज लगा सकते हैं कि आज गुरुकुल सिस्टम के साथ जो हो रहा है वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और गुरुकुलों की परंपरा थी कि आचार्य परंपरा, एक गर्भस्थ परंपरा, गुरु के सामीप्य रह के अध्ययन करना, वहीं सब कुछ पूरी ट्रेनिंग हो जाती थी। लेकिन अब सिस्टम बदल गया है। जैसे अभी योगेश जी कह रहे थे कि एक बोर्डिंग स्कूल की परंपरा होनी चाहिए जिसमें संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए, सैनिक शिक्षा भी हो। वो परंपरा आज की डेट में नहीं है। तो आर्ष विद्याकुलम ये जिस दिशा में बढ़ रहा है वो उसी तरह की एक कल्पना है। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जब विचार घटित होता है, प्रस्फुटित होता है, तो आगे कुछ समय बाद उसका कुछ न कुछ लाभ समाज को दिखना शुरू होता है, और आने वाले समय में इसका लाभ भी होगा। तो इस डायरेक्शन में हमें बढ़ना है। हम जिस परंपरा से आते हैं, जैसे अभी संतोष जी कह रही थी कि सबको स्वस्थ रखना है, अपन को सबकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो
हमारे वहाँ पहली बात ये आती है कि वेद कहते हैं मनुर्भव, मनुष्य बने, मनुष्य का निर्माण होना चाहिए। तो जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, मैं कहीं जब बाहर भी जाता हूँ तो किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, किसी भी शिक्षा पद्धति में मनुर्भवों की बात नहीं है। वो मशीन बना रहा है आपको। आपकी एजुकेशन ऐसी हो गई है कि इस एजुकेशन को करने के बाद क्या लाभ होगा जी, पॉलिटेक्निक करेंगे ये मिल जाएगा, आप ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो आप एक तरीके से मशीन बन रहे हैं, और मशीन का उपयोग कैसे हो, कितना पैकेज हो, इस पर बात होती है। तो जो कॉन्सेप्ट गुरुकुल एजुकेशन का था, मनुर्भव की भावना का था कि मनुष्य का निर्माण होता था, मनुष्य की निर्मिति होती थी, वो तो कॉन्सेप्ट कहीं खो गया है। अब जब मनुष्य ही नहीं बना तो 10 तरीके की समस्याएं अपने आप खड़ी होंगी। वो एक समस्या खड़ी करेगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा तो दूसरी समस्या खड़ी कर देता है। ये सारे पंखे, एसी और इन सब की जो बातचीत अभी चल रही थी, ये सब एक समस्या के ठीक करने के लिए दूसरी समस्या को खड़े कर देना, एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। जो हमारी सनातन परंपरा थी, हमारी चीज़ें हैं, उनमें कहीं भी ये बात नहीं है। वो एक होलिस्टिक अप्रोच है। वो सबका एक सामंजस्य बैठाते हुए, प्रकृति के साथ एक तारतम्यता बैठाते हुए सभी समस्याओं का एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करते थे जिससे कोई दूसरी समस्या खड़ी ना हो। तो परिदृश्य बदल गया। इन सबको ठीक करने के लिए जो आज का सिस्टम है वो ठीक नहीं है। एक मैं सुबह याद कर रहा था, एक बुकर प्राइज़ के विनर हैं, बेन ओकरी उनका नाम है, नाइजीरिया के रहने वाले हैं। वो भारत आए तो उनसे ये सब जो गड़बड़ियाँ हुई इसके विषय में पूछा गया कि आपका क्या कहना है। तो ब्रेन ओकरी का जवाब मुझे बड़ा, जो कहीं मैंने पढ़ा था, बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा कि इस देश का जो इतिहास है, इस देश की जो स्टोरीज हैं, उन्होंने स्टोरीज कहा, स्टोरीज मतलब वही एक तरीके से इतिहास और आपका आकलन, उनको दूषित कर दिया गया था। उनका उसको उसमें पॉइजनस कर दिया गया उसको, वो सही से लिखा नहीं गया। अगर कोई तथ्य अगर ठीक से आपके सामने नहीं आएगा, वो विकृत रूप में आएगा, तो उसी रूप में वो आगे चला जाएगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें जिस हिसाब से बनती हैं, जिस हिसाब से आगे जाती हैं, तो वो जो पिछली पीढ़ी को ज्ञात था वो अगली पीढ़ी को बता देता है। अगर मुझे आज के समय में गुरुकुल ट्रेडिशन का या उससे पिछली चीज़ों का ठीक से ज्ञान नहीं होगा तो मैं आगे क्या दे पाऊँगा उसको। तो समझने की बात यह है कि हमें सिस्टम को फिर से रिवाइव करना है, फिर से इसको खड़ा करना है, और उसके लिए हमें बहुत सारा योगदान करना पड़ेगा हर जगह, और वो मशीनों से नहीं होगा। एक और कोई विद्वान है, दार्शनिक, उन्होंने कहा कि देखिए ये सब ठीक है, मशीनों की भी आवश्यकता है, लेकिन मशीनें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो मनुष्य से आगे दौड़ने लगें। और आज का सिस्टम, समाज कुछ ऐसा हो गया है कि हर चीज़ के आगे मशीन दौड़ रही है। हम मनुष्य से भी आगे मशीनें ज़्यादा गतिमान है। मशीनों की अवस्था ऐसी हो गई है कि वो ज़्यादा इफ़िशिएंट हो गई हैं मनुष्य की तुलना में। तो ये मशीनीकरण भी हमें कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रहा है। तो हमें इस बात का हर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा एंशिएंट ट्रेडिशन था, जो प्राचीन हमारी स्थिति थी, उसको हम कहीं ना कहीं सुदृढ़ करें, उस डायरेक्शन में आगे काम करने की हमें आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि हमारा जो ट्रेडिशन था उसमें जैसे ब्रिटिश कालखंड में लिखा गया इतिहास या मुगलों का कि भारत तो सांप सपेरों का देश था, ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ तो विज्ञान की ऐसी स्थिति थी कि सप्तऋषि मंडल, आज कल्पना कर सकते हैं, हजारों साल पहले 7 ऋषियों के नाम पर पूरे ब्रह्मांड में एक सप्तऋषि मंडल ऐसा कुछ दिखता है, एक आकृति, उसको सप्तऋषि मंडल कहा गया। तो ये बिना विज्ञान के तो संभव नहीं हुआ होगा। जब लोगों को इस बात की जानकारी रही होगी कि ये इस तरीके की आकृति दिख रही है, उन्होंने समझा होगा, और अपने लोगों को उनके नाम पर उनको याद करने के लिए उस मंडल का नाम सप्तऋषि मंडल रख दिया गया। तो ये एक बड़ी बात है। इससे आपको संदेश मिलता है कि ऐसा नहीं कि हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है या उससे पहले का काल है, वैदिक कालखंड, उसमें विज्ञान था और वो पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टि थी। बीच में मध्यकाल आते आते उसमें कुछ और लिख दिया गया। मैंने कहा कि हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन ठीक से नहीं हुआ।
फिर जो ब्रिटिश कालखंड में लिखा गया इतिहास है वो गड़बड़ हो गया, तो हमारे को सही जानकारियाँ नहीं मिली। मैं इस सबको अगर ठीक करना है तो हमें उसी भाव को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। जो हमारा ट्रेडिशन वो बाजार की बात नहीं करता है, उसमें बाजार का भाव नहीं है। अगर आप वैदिक कालखंड से देखें तो भारत की जो ऋषि परंपरा है वो सर्वे भवन्तु सुखिनो की कल्पना करता है, उसमें बाजार का भाव कहीं भी नहीं है। और आज की हर बात पर, हर चीज़ पर, चाहे वो शिक्षा हो, एक बाजार का प्रभाव है। चाहे वो डिग्री लेने की बात हो, नौकरी की बात हो, आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे, उसका एक बाजार वाला पक्ष है, जो पक्ष वहाँ नहीं। अभी सुबह जब यज्ञ कर रहे थे तो ओम इदम न मम, दिस इज़ नॉट माइन, हमारी तो ये कल्पना है। हम कहते हैं कि ये तो मेरा कुछ है ही नहीं, ये तो सब प्रकृति का है, ये पूरा जो सिस्टम है, पूरी भी चीज़ें जो हैं ये सब प्रकृति प्रदत्त हैं, सब ईश्वर की हैं, सब परपिता परमेश्वर की हैं। तो हमें अगर इस भाव को जागृत करना है तो हमें अपने प्राचीन समय में जो गुरुकुल ट्रेडिशन था एजुकेशन का, उसकी तरफ लौटना पड़ेगा, उस व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा और उस व्यवस्था के तहत अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो ये सब एक बाजारीकरण है और इस बाजार के भाव के हिसाब से हम सब चल रहे हैं। तो शिक्षा को अगर इस बाजार के हिसाब से आप चलाएंगे तो वो फलदायी नहीं हो सकती है, उसमें वो सर्वे भवन्तु सुखिनो का भाव भी नहीं आएगा, वो इदम न मम का भाव भी नहीं आएगा। तो हमें ये गुरुकुल ट्रेडिशन को मजबूत करना है और मैं सबसे ये आशा करता हूँ, सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ थोड़े छोटे स्तर पर, देखिए जब कोई बड़ी चीज़ें खड़ी होती हैं, आज ये कॉन्सेप्ट है आर्ष विद्याकुलम का, तो एक स्तर से शुरू हो रहा है। अगर सब लोग छोटा 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 इसमें योगदान करेंगे तो एक दिन हम बड़ी मजबूत स्थिति में आएंगे। और ये कुछ बात ऐसी है कि इस देश की हम कहते हैं ना हस्ती मिटती नहीं है, तो ये यही बात है, ये यही चीज़ें हैं, ये यही परंपराएं हैं जिन्होंने हमें आज तक खड़े रखा है। कितनी भी विषम परिस्थितियों के बावजूद, कैसा ही इतिहास लिखा गया हो, और ख़ासकर आज के कालखंड में स्थितियां इस समय वर्तमान में कुछ अनुकूल हैं इन चीज़ों के लिए। तो हम सबको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और लगातार प्रयास करना चाहिए, और जो भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनको सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।